जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 11 और इसके पहले हम लोग बता दें कि और भी सब्जेक्ट जीके, जीएस और रीजनिंग, मैथ, ये सारे सब्जेक्ट जो बिहार एसएससी से जुड़े हुए हैं उनकी क्लासेस चल रही है और बहुत अच्छे तरह से चल रही है। तो चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं किसी भी सर का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप बिल्कुल से जा करके उन सब्जेक्ट को देखें, रिवाइज करें, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैथ के सर अपना क्लास ले रहे हैं और रीजनिंग के सर एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को एकदम खोल के रख दे रहे हैं। तो बिना देर किए हुए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी टीचर हैं आपके लिए स्टडी मटेरियल तैयार कर रहे हैं, उसका बिल्कुल ही फायदा उठाइए। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 11 और आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द को जोड़ा गया है। देखिए प्रस्तावना में क्या किया गया, दो शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षवाद को, यानी सेक्युलर शब्द को जोड़ा गया है और सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा गया है। दो शब्द समाजवादी और पथ निरपेक्षवाद को जोड़ा गया है। कहां पे, प्रस्तावना में। तो यह जो काम हुआ था वह कब हुआ था, 28वें संशोधन में, 40वें, 42वें या 52वें संशोधन में कब हुआ था, कौन से संशोधन की बात की जा रही है। तो सबसे पहले समझिएगा कि यह जो संशोधन हुआ था वह किनके शासनकाल में हुआ था। तो वह शासनकाल उस समय था श्रीमती इंदिरा गांधी का शासनकाल था और इमरजेंसी का शासन था। इमरजेंसी का काल था 1976 की बात हो रही है। कब की बात हो रही है, 1976 की बात हो रही है। और 1976 में कौन सा संशोधन हुआ था, तो जिसमें दो शब्द सोशलिस्ट और सेक्युलर, दो शब्द को जोड़ा गया था। 1977 में 42वां संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन हुआ था, हमारा 42 संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन हुआ था, 42 नंबर संशोधन हुआ था, जिसमें किसको जोड़ा गया था, समाजवाद को जोड़ा गया और पथ निरपेक्षवाद को जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्षवाद को जोड़ा गया। अब समझिएगा कि समाजवाद को शामिल करने का मकसद क्या था, समाजवाद को आखिर शामिल क्यों किया गया। तो समाजवाद को शामिल करने का एक सिंपल मतलब था कि जो गरीब तबके के लोग थे, जो शोषित तबके के लोग थे, उनको आवश्यक, एक तरह से आवश्यक अधिकार प्रदान करके उनके क्या करना था, उनका उत्थान करना था और गरीबी उन्मूलन करना था, गरीबी उन्मूलन करना था और समाजवाद के रूप को एक अलग लेवल पर ले जाने का प्रयास था। एक समाजवाद का जो शब्द को शामिल किया गया उसका एक ही मकसद था कि समाज को, समाज से गरीबी को उन्मूलन करना है, हटाना है और उसका एक अलग लेवल पे इसको लेकर के जाना है। पथ निरपेक्षवाद की जो बात की जा रही है तो उसमें क्या करना है कि सभी धर्मों से अलग एक तटस्थ व्यवस्था करना है और सभी धर्मों के लोगों को समान व्यवहार और किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म नहीं बनाना है। इन सारी बातों का क्या किया गया था, समावेशन किया गया था, समावलोकन किया गया था। ये सारी चीजों के लिए क्या किया गया, दो शब्द को जोड़ा गया, सोशलिस्ट और सेक्युलरवाद को। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। गांधी जी अपनी भी माता से बहुत ज्यादा प्यार इस धर्म को करते थे और करीब करीब अपने साथ इस धर्म ग्रंथ को क्या करते थे, रखते थे और एक तरह से यह उनके, गांधी जी के क्या करते के मार्गदर्शन के रूप में उसको अपनाते थे। तो कौन सा ऐसा धर्म था जो गांधी जी को इतना ज्यादा प्रभावित किया और इतनी ज्यादा गहराइयों से प्रभावित किया कि उनके जीवन को बदलने का एक खासा योगदान जो है इस ग्रंथ का है। और वह धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, वह धार्मिक ग्रंथ कौन सा है जिसको गांधी जी ने अपनी माता के रूप में भी सम्मानित किया था, यानी अपनी माता भी कहा है, रामायण, द न्यू टेस्टामेंट, भगवत गीता या कुरान शरीफ। तो
गीता तो एक आध्यात्मिक बुक है ही, गीता तो रखते ही थे, साथ ही साथ इसमें भगवत गीता की जो बात की गई है उसी की बात हो रही है, भगवत गीता का ही बात हो रहा था। तो वह निरंतर साथी था किसका, गांधी जी का एक निरंतर साथी था और इनके लिए मार्गदर्शन का भी काम किया है। तो गांधी जी ने किस धर्म को अपनी माता कहा है, तो भगवत गीता को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्य काल के रूप में किसको जाना जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्य काल किसे कहा जाता है। तो यह जो क्वेश्चन है, यह जो टॉपिक है कि शून्य काल, शून्य काल जो है किस समय को कहा जाता है, किस टर्म के लिए, क्यों शून्यकाल का महत्व। बहुत बार आप लोग सुने होंगे, बहुत जगह न्यूज में भी सुने होंगे, डिबेट में बहुत जगह सुने होंगे यह शून्यकाल। आखिर शून्यकाल होता क्या है, इसको जानेंगे आज कि भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, या संसदीय कार्यवाही के उत्तरार्ध का समय, या प्रश्नकाल के पहले का समय, या संसदीय कार्यवाही के पूर्वार्ध का समय। तो चार ऑप्शन आपके पास है और इस चारों ऑप्शन में हमें सेलेक्ट करना है कि शून्य काल किसको कहते हैं। तो शून्य काल जो होता है संसद में क्या होता है, प्रश्नकाल का समय होता है, और प्रश्नकाल के समय के तुरंत बाद, प्रश्नकाल के समय के तुरंत बाद यह जो समय होता है करीब करीब 12 बजे का जो समय होता है, उस समय अति महत्वपूर्ण मामले को उठाया जाता है। चलिए समय क्या हो गया, समय हो गया 12 बजे, समय हो गया 12 बजे। कब की बात हो रही, समय हो गया 12 बजे, और शून्य काल के प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय। तो पहले हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कि प्रश्न काल के तुरंत बाद का जो समय होगा, प्रश्न काल के तुरंत बाद का जो समय होगा उसको शून्य काल कहते हैं। और उस समय जो सदस्यगण होते हैं वह अति महत्वपूर्ण विषयों को, विशेष रूप वाले प्रश्न को, विशेष महत्व वाले प्रश्न को उठाते हैं जिसमें देरी करने की गुंजाइश नहीं होती है। वैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शून्य काल के दौरान उठाते हैं, जो प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय होता है। ठीक है, चलिए यह क्वेश्चन क्या हो गया। बेंड योर बैक वाक्यांश का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, कौन सा है, बेंड योर बैक, बेंड योर बैक, सॉरी बेंड योर बैक, बेंड योर बैक जो होता है किस खेल के लिए, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल या क्रिकेट के लिए। तो समझिएगा यह जो शब्द है वह क्रिकेट के लिए यूज होता है, बेंड योर बैक। बेंड योर बैक जब बात होती है तो बेंड करना यानी झुकना, और बैक मतलब पीछे पिछवाड़ा। चलिए तो बेंड योर बैक जो टर्म होता है इसका यूज होता है गेंदबाज के लिए। गेंदबाज जो है अपनी गेंद को स्पीड करने के लिए, गति बढ़ाने के लिए जो अतिरिक्त प्रयास लगाता है, अतिरिक्त जो एफर्ट लगाता है, उसके लिए इस शब्द का यूज होता है बेंड योर बैक, और यह क्रिकेट में यूज होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द जो होते हैं, टर्म जो होते हैं, अलग अलग खेल में यूज किए जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यह देखने को मिलेगा आपको इस एग्जाम में। तो इसके लिए क्या करना है, आपको उन सारे टर्मिनोलॉजी को, जो भी खेल से संबंधित जितने भी प्रश्न है और जितने भी क्वेश्चन है, टर्म है, उनको आपको क्या करना है, अच्छे से याद करना है। और वो क्या हो जाता है कि स्टैटिक टाइप का जीके हो जाता है जिसमें ज्यादा पकड़ होना चाहिए, क्योंकि इसमें मार्क्स कटने की गुंजाइश बिल्कुल ही नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है। समझिएगा कि पर्वत पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि पर्वतों पर आच्छादित हिम, पर्वत के ऊपर जो हिम रहते हैं, बर्फ जो जमा होता है, वह सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है। तो अमूमतः यह लगता है कि पहाड़ के ऊपर जो बर्फ जमे होते हैं वह किस कारण से पिघल जाते हैं, वह समुद्री नहीं, वह सूर्य की गर्मी के कारण पिघलते हैं। लेकिन जैसे आप ऊपर जाते हैं तापमान क्या होता है, कमते चले जाता है, उल्टा होता है, तापमान क्या होता है, घटता है। तो पहाड़ों पे जो बर्फ रहती है वह क्या होता है, सूर्य की गर्मी के कारण नहीं पिघलती है, सूर्य के प्रकाश या उसकी गर्मी के कारण नहीं पिघलती है, बल्कि समुद्र की तरफ से जो गर्म हवाएं आती है, जो समुद्र की तरफ से जो गर्म हवाएं आती है
जो समुद्र की तरफ से गर्म हवाएं आती है उसके कारण ही पिघलती है। चलिए, यह अति कठोर हो जाता है, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम हो जाती है, इसमें संगलन की गुप्त ऊष्मा रहती है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? तो इसमें संगलन की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। क्यों यह नहीं पिघलता है? क्योंकि जो गुप्त ऊष्मा होती है एक कन्वर्ट करने का, जो बर्फ को कन्वर्ट करने का जो लैटेंट हीट बोलते हैं, जिसको गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, वो उसको इससे नहीं मिल पाता है। इसलिए जो भी बर्फ पिघलती है वह समुद्र की ओर से आने वाली गर्म हवाओं के कारण पिघलती है। चलिए, तो ये समझ में आ गया 5वां नंबर क्वेश्चन। अगला देखते हैं, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? जो पंचायती राज है, पंचायती राज व्यवस्था है, कहाँ है पंचायती राज व्यवस्था? तो यह बिल्कुल आपको पता है कि भारत के पंचायती राज व्यवस्था की बात हो रही है। और पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर है और सबसे नीचे स्तर पर कौन आता है? ग्राम पंचायत आता है, उसके ऊपर पंचायत समिति है और उसके ऊपर क्या है? जिला परिषद है। इतना सिंपल सा है टर्मिनोलॉजी बना करके। पंचायत क्या क्या आता है? पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? सबसे मुख्य भाग 3 लेवल हम लोग बात किए। 3 लेवल, पहला क्या हो गया? ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गया और उसके ऊपर क्या हो गया? जिला परिषद हो गया। यह भली भांति आपको पता है। उसी से क्वेश्चन है कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? ग्राम सभा होगा, राज्य सरकार होगा, उच्च न्यायालय होगा या केंद्र सरकार होगा? क्या बताने की जरूरत है या नहीं? तो अब समझिएगा कि इसका आंसर कर लेंगे आप लोग। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या हो गया? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापित कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? कौन सा मुगल शासक था? कौन से मुगल शासक के शासन काल को स्थापित कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है? इसका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा अगर आपको यह पता हो कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था और साथ ही साथ जो मुगल आर्कियोलॉजी है किसके शासनकाल में बहुत ही तीव्रता के साथ बढ़ा था, बहुत ही तीव्र गति के साथ बढ़ा था। तो आपको इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब? बहुत सारे जोक्स और बहुत सारे चुटकुले आपने सुने होंगे। तो चलिए, सही उत्तर है शाहजहां। शाहजहां ने ही ताजमहल का निर्माण करवाया था। लाल किला आदि जैसे बड़े स्मारक इसी शासनकाल में, इसी के शासनकाल में बनाए गए, इसलिए इस शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग अगर बात करें, मुगल बादशाह का स्वर्ण युग की अगर हम लोग बात करें तो कौन सा युग हो जाता है? स्वर्ण युग की बात करें तो किसका युग हो जाएगा? तो शाहजहां के युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापित कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किसके शासनकाल को? मुगल शासक जो शाहजहां थे उसको कहा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं स्थानीय सेना की नींव रखा गया? निम्नलिखित में किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देना एवं अस्थायी सेना की नींव रखा गया? मतलब यह जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह क्या बोल रहा है कि किसके द्वारा सेना को नगद वेतन दिया गया और स्थानीय सेना की नींव रखी गई? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। तो कुछ जो आंसर है उसको आप कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं वीडियो को देखते के साथ। तो इसको कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऐसा शासक था जिसके द्वारा सेना को क्या किया गया? वेतन देने का प्रावधान किया गया और अस्थायी सेना रखा गया। मतलब परमानेंट फोर्स का इजहाद किया गया, परमानेंट फोर्स की नियुक्ति की गई और साथ ही साथ वेतन का भी क्या किया गया? उसको वेतन दिया गया। चलिए, तो कौन सा हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, फिरोज खिलजी हो जाएगा या गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा? तो अलाउद्दीन खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी होगा। चलिए, बी नंबर जो होगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया गया था? सेना को नगद वेतन देना जाना शुरू हो गया था
और इसका जो है अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में क्या किया गया था, एक बहुत बड़ी सेना का गठन किया गया था और उसको नगद के रूप में वेतन दिया जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी इस एक और काम के लिए भी फेमस हुए क्योंकि बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के ही शासन काल में आई। क्या चीज की व्यवस्था आई, मूल्य नियंत्रण, मूल्यों का नियंत्रण और बाजार व्यवस्था का जो बात हुआ, दो चीजों, बाजार व्यवस्था की बात की गई और मूल्य नियंत्रण की बात की गई। साथ ही साथ क्या किया गया कि इसी सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही क्या किया गया, एक विशाल सेना का निर्माण किया गया और क्या किया गया, नगद वेतन देने का प्रावधान किया गया। अगला, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहां की गई, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, कहां की गई। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यह भी आपको पता होगा नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई। सबसे पहला जो नगर निगम का स्थापना किया गया था वह चेन्नई में किया गया था। कहाँ किया गया था, चेन्नई में किया गया था, मद्रास में किया गया था 1688 ईस्वी में। कब किया गया, 1688 ईस्वी में किया गया, चेन्नई में नगर निगम की स्थापना की गई थी सबसे पहले। और यह ब्रिटिश के शासन काल में ब्रिटिश के बाहर यानी इंग्लैंड के बाहर इंडिया में जो भी जितने भी इसके अंदर जो भी कंट्री थे, जितने भी गुलाम कंट्री थे ब्रिटिश के अंदर, जितने भी शासित प्रदेश थे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ भारत में सबसे पहला नगर निगम की स्थापना की गई 1688 में। इसके बाद क्या व्यवस्था किया गया, इसके बाद कलकत्ता और मुंबई में इसके बाद नगर निगम की स्थापना की गई। तो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर कहां, मद्रास में। उसके बाद फिर कहां, उसके बाद 72 में फिर किया गया। उसके बाद 72 में क्या कहां किया गया, आपका मुंबई में और कलकत्ता में, 72 में किया गया। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सी दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती, कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती है। चलिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर पर से होकर के गुजरती है और यह एक काल्पनिक रेखा है और इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है। 180 डिग्री पे प्रशांत महासागर पे क्या है, यह रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखा खींची गई है। और देखिएगा जैसे यह रेखा है तो पूर्व की ओर चले जाएंगे तो क्या होगा और पश्चिम की ओर चले जाएंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा दिनांक रेखा है जो दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती है, यह कहां है, प्रशांत महासागर के बीचों बीच खींची गई रेखा 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। कैसे कैसे खींची गई है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई रेखा है। कहां से, नॉर्थ से साउथ की ओर खींची गई है। और पूरब की ओर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन क्या करेंगे, अगर कोई यात्री पश्चिम की ओर दिशा करता है, पश्चिम की डायरेक्शन में जाता है तो क्या होता है, एक दिन बढ़ जाएगा और अगर पूरब की ओर जाएंगे तो एक दिन घट जाएगा, +1 हो जाएगा और इधर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है, तिथि का निर्धारण हो रहा है। कहां से, दो देशों के बीच सीमांकन होता है 180 डिग्री बीचों बीच नॉर्थ से साउथ की ओर खींची गई रेखा है। पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पूरब की ओर जाएंगे तो एक दिन घट जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, समोच्च रेखा सामान्य डैश के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। तो आपको भी पता है कि समोच्च रेखा कैसी रेखा है, क्योंकि ऐसी रेखा है जो क्या करती है, सामान्य वर्षा वाले बिंदुओं को जोड़ती है, यानी जहां जहां वर्षा इक्वली होता है उस टाइप के बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को क्या करते हैं, समवर्षा रेखा या समोच्च रेखा कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बारिश। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाती है, बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाती है, सेल खड़ी में, स्लेज में, क्वार्टर्ज में या मार्बल में। तो देखिएगा कि बलुई पत्थर मुख्य
रूप से क्या है, मूल रूप से यह जो क्या चीज में कन्वर्ट होगा, सबसे पहले देखिए तो सबसे पहले ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्वार्टर्स में। क्वार्टर्स में क्या है, मूल रूप से क्वार्टर्स क्या है, बलुआ पत्थर का ही रूप है, बलुआ पत्थर का ही रूप है। लेकिन यह कैसे होता है, यह पत्थर जो है लगातार गर्मी और दबाव से गुजरता है और अंत में क्या हो जाता है, यह क्या चीज में कन्वर्ट कर जाएगा, बलुई पत्थर। बलुई पत्थर जो है अत्यधिक दबाव और गर्मी के कारण क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, क्वार्ट्ज में कन्वर्ट हो जाता है। और क्वार्ट्ज जो में जो कन्वर्ट हो जाता है तो यह अलग अलग कलर का होता है और मुख्यतः इसका जो कलर होता है वह लोहे की जो मौजूदगी है, या लोहा अगर अधिक मात्रा में होगा तो यह क्या होगा, हल्का गुलाबी या लाल कलर का होगा, और अगर कम मात्रा में अवेलेबल है या दूसरा तरह का खनिज अवेलेबल है तो उसके हिसाब से उसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो बलुई पत्थर क्या हो गया, अत्यधिक दबाव के कारण क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, क्वार्ट्ज में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधार कला, गांधारी कला किसके अधीन में फला फूला। गांधार कला, गांधार कला कौन सी कला है, ऐसी कौन सी कला है जिसमें क्या किया गया कि इसमें गांधार कला में क्या किया गया कि जो है, जो जितने भी चित्र बने तो उसमें पोशाक और जो मांसपेशियों का चित्रण था उस पर बहुत ही ज्यादा क्या किया गया, फोकस किया गया, यानी कला को बहुत ही ज्यादा जीवंत बनाने का प्रयास किया गया। और शक और कुषाण, शक और कुषाण, शक भी, शक राजवंश और कुषाण राजवंश दोनों क्या थे, दोनों ही शक और कुषाण दोनों ही राजवंश क्या थे, इस कला के क्या थे मतलब कि इनके शासनकाल में, शक और कुषाण के शासनकाल में यह कला बहुत ही ज्यादा फला फूला। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुषाण काल जो है हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुषाण सम्राट कौन थे, कनिष्क, कनिष्क के शासनकाल में इसका क्या हुआ, बहुत ही गांधार कला बहुत ही ज्यादा फला फूला, और इसमें मूल रूप से महायान का प्रभाव बहुत ही ज्यादा दिखता है। बौद्ध धर्म का महायान जो है उसका बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर क्या दिखता है, प्रभाव दिखता है, किसके ऊपर, इसके ऊपर। चलिए, जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, कथन किसका है, बेंथम का, लेनिन का, मार्क्स का या लोक का। तो कहने का मतलब है कि जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यानी कहने का मतलब कि कानून की जरूरत है स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि स्वतंत्रता का मायने ही होता है कि नियमबद्ध स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम, वैसा फ्रीडम जिससे कि दूसरे को क्या हो, नुकसान नहीं हो, दूसरे को प्रॉब्लम नहीं हो। तो कहने का मतलब यह हो सकता है कि आप लाठी घुमाने के लिए आप क्या है, स्वतंत्र हैं। लाठी घुमाने के लिए आप तभी तक स्वतंत्र हैं जब तक कि आपकी घूमती हुई लाठी से किसी को चोट नहीं लगे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि एक नियम होना चाहिए, एक संयम होना चाहिए, यानी दूसरे को संयम बरतना और हिंसा से मुक्त रखना ही स्वतंत्रता कहलाता है। तो किसका कथन हो जाएगा, चलिए इसमें से किसका, बेंथम का, लेनिन का, मार्क्स का या लॉक का। तो जॉन लॉक का ही कथन था, तो ये हो जाएगा हमारा कथन, क्या हो जाएगा, जॉन लॉक। यहां लोक लिखा हुआ है जो कि करेक्ट आंसर नहीं है, तो जॉन लॉक हो जाएगा, ये डी नंबर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और ये लोक या लॉक जो बोलिए आप इसको, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह लॉक का कथन है। और इसी के साथ हमारा यह वाला सीरीज खत्म होता है। फिर मिलते हैं आपसे एक नए सीरीज के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमारे तरफ से धन्यवाद स्वीकार करिए।